हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग एमसीक्यूज की जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ना आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसी के कंटिन्यूएशन में जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उनके वर्क्स पर हम आपके लिए 50 एमसीक्यू लेके आए थे। आज सिलेबस में आपके जो उनका सॉनेट दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ना, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को एक एक कर करके पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है बच्चों, वो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जो है 10 क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम, पोयम की टोन कैसी है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉकिंग टोन में लिखा है इन्होंने, ऑप्शन बी है मेलांकलिक एंड डिवोशनल है, ऑप्शन सी रोमांटिक एंड जॉयफुल है, ऑप्शन डी सटायरिकल है। कैसा टोन है आप लोग बताइए, कैसा टोन है? तो आपको पता ही है, थोड़ा सा शुरुआत में पोएट मेलांकलिक है, दुखी है, लेकिन बाद में डिवोशनल हो जाता है ना। थोड़ा सा यहाँ पर प्रभु के प्रति आस्था जो है, ईश्वर के प्रति डिवोशन, वो हमें देखने को मिलता है ना। तो ये क्या है, मेलांकलिक एंड डिवोशनल। टोन कैसा है पोएट का? मेलांकलिक एंड डिवोशनल है। तो इसका मतलब बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से आप लोग पढ़िएगा, याद कर लीजिए। एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार आप इसको कम से कम पढ़िए। 3 बार मिनिमम आप अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो लर्न करने का जो हमारा दिमाग का एक कैपेसिटी होती है ना, वो अगर हम किसी चीज को 24 आवर्स में अगर हम उसको रिवाइज करते हैं एक बार ना, तो लगभग वो चीज़ हमें 40 से 50% याद हो जाती है। ठीक है, 24 घंटे में अगर हम रिवाइज करते हैं। अगर हम उसी को 12 घंटे में रिवाइज करते हैं ना, तो ये लगभग 50 से 60% हमें याद रहता है। और अगर उसको 6 घंटे में हम रिवाइज करते हैं तो ये लगभग 60 से 70% हमें याद रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप 48 घंटे में रिवाइज करेंगे तो ये 20 से 30% तक या 40% तक आपको याद रहेगा। उसके बाद आप 36 घंटे में इसको रिवाइज करेंगे, 72 घंटे में, तो ये आपका जो है लगभग 10 से 15% आपको चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज याद नहीं रहेंगी। तो कोशिश करिए कि जितना आप पढ़ते हैं, जैसे आप इन वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो देखने के बाद और भी जो आपको पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर से अगले 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद आपको जब भी मौका मिले फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद अगले 12-14 घंटे बाद फिर आपको मौका मिले फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप 3 बार इसको रिवाइज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 60 से 80% चीज़ें याद रहेंगी आपके एग्जाम टाइम तक। थोड़ा सा एक बार इसको एग्जाम में जाने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो आप 100% मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कितने क्वेश्चन आप आराम से सही करके आ पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है बेटा? ज़रूरी ये है कि आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, आप अच्छे से पढ़ें और उसको रिवाइज करें, तब तो समझ में आएगा। अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा, फिर केवल टाइम पास होगा और आप एग्ज़ाम में जाएंगे, इधर उधर ताक झाक करेंगे। और जो अच्छा नहीं लगता है एज ए स्टूडेंट, आपको अच्छा भी नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई डांटे वहाँ पर क्लासरूम में कि आप इधर उधर नकल करने के लिए झांक रहे हैं, ताक रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग पढ़ लीजिए ना बच्चों। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द सिस्टेट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस प्रोवाइड्स। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में सिस्टेट आता है ना, अब ध्यान देना, सिस्टेट के बारे में एक बार बता दूं आपको। देखो, मैं चीजों को बार बार बेटा रिपीट करता हूं, तो मेरा पर्पज क्या है रिपीट करने का? मेरा केवल एकमात्र पर्पज है कि आपको ये चीजें याद हो जाए ना, आपको ये चीजें याद हो जाएं, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करता हूं आपको। तो देखो, हम जब भी सोनेट की बात करते हैं, चूंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है सोनेट ना। सोनेट का मतलब 14 लाइन्स की पोयम जो होती है ना, 14 लाइन्स की पोयम, अ लाइन ऑफ पोयम ऑफ 14 लाइन्स। एक पोयम जो 14 लाइन्स की होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। कह रहे हैं ये सोनेट हमारी जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस,
ये है कैसी सोनेट? तो ये इटालियन सोनेट है ना। कैसी सोनेट है? इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट में क्या होता है, 8 लाइन और 6 लाइन के 2 पार्ट बनते हैं। 8 को हम बोलते हैं ऑक्टेव और 6 को हम बोलते हैं सेस्टेट ना बेटा, ये आपने पढ़ा ही होगा। 8 को ऑक्टेव और 6 को सेस्टेट बोलते हैं, ये मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो कह रहा है कि इनके जो सेस्टेट है, मतलब लास्ट की जो 6 लाइन है जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं, कह रहा है ये सेस्टेस हमें क्या प्रोवाइड करता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्लाइमेक्स प्रोवाइड करता है, काउंटर आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है, या न्यू मेटाफर प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी को याद हो तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है कि इटालियन जो भी सोनेट होते हैं उसमें फर्स्ट 8 लाइन में जो भी राइटर, जो भी पोएट होता है, वो क्या करता है? अपने कंप्लेंट करता है, अपने इश्यूज जो भी हैं वो उठाता है उसमें, ठीक है, अपने इश्यूज को उठाता है, जो भी चीजें होती हैं, आर्गुमेंट कोई है वो अपना देता है। और लास्ट के 6 लाइन में वो क्या करता है? वो रेजोल्यूशन देता है। कोई प्रॉब्लम है ना, कोई कंप्लेंट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका नेक्स्ट 6 लाइन में क्या देता है? रेजोल्यूशन देता है ना, उसका हमें देता है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या हल हो सकता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लास्ट के 6 लाइन स्टेट में हमें रेजोल्यूशन देता है, तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ए है रेजोल्यूशन, उसके बाद बी ऑप्शन है क्लाइमेक्स, सी है काउंटर आर्गुमेंट, नहीं काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता, मेटाफर नहीं होता है, क्लाइमेक्स भी नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है? जो प्रॉब्लम ऑक्टेव में उठाई गई है उसी का रेजोल्यूशन देता है। कौन? हमारा सेस्टेट देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्टेव में जो प्रॉब्लम उठाई जाती है सेस्टेट में उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, व्हाट पोएटिक मीटर इज यूज्ड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सा पोएटिक मीटर यूज किया गया है? ऑप्शन है ट्रोकाइक टेट्रामीटर, जिसको ट्रॉसी भी बोलते हैं हम, डाक्टाइलिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर एंड एनापेस्टिक ट्राइमीटर। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, सारा कुछ बताया, एक बार जाके देखना। सारी लाइन हमारी क्या है उसकी? आयम्बिक है। पहली चीज कैसी है? आयम्बिक है, और 10 सिलेबल में लिखी गई है, मतलब पेंटामीटर। 10 सिलेबल में मतलब पेंटामीटर। तो सारी लाइन कैसी है? आयम्बिक पेंटामीटर। तो अगर आपसे पूछे कौन सा मीटर यूज किया गया है, तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर रहा कुछ इस प्रकार से, व्हाट डज द वर्ड यॉक इन द पोयम सिंबलाइज। कह रहे हैं पोयम में एक वर्ड आता है ना यॉक, यॉक मतलब यॉक का क्या अर्थ है, क्या सिंबलाइज कर रहा है वो? बर्डन ऑफ सिन को सिंबलाइज कर रहा है, बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग गॉड को, या पॉलिटिकल ऑपरेशन को। वहां पर यॉक का मतलब क्या है? यॉक का मतलब हमने आपको बताया था कि पोएट कहता है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए यॉक को बेहतरीन तरीके से सहता है ना, तो मतलब बेहतरीन तरीके से उसको बियर करता है, निभाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व गॉड, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऑफ सर्विंग गॉड जो है, ये इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक। वहां पर एक लाइन है ना, ध्यान होगा, जो उसके माइल्ड यॉक को क्या करते हैं? माइल्ड यॉक को बियर करते हैं, बहुत पेशेंटली बियर करते हैं, बड़े धैर्य के साथ। क्या है? अपने सर्व करने के लिए ईश्वर की जो सर्विस होती है ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े ही विनम्रता से, सहजता से क्या करते हैं? निभाते हैं। तो वही उसकी अच्छी सेवा करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी यॉक का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग गॉड। गॉड को जो सेवा करना है ईश्वर की, उसकी आज्ञाओं का पालन जो करना है, उसी को ये कह रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज पेशेंस इन द पोयम। पोयम में पेशेंस कौन है? पेशेंस कौन है? मिल्टन्स डॉटर, मिल्टन की डॉटर है, अ डिवाइन फिगर,
एक कोई डिवाइन फिगर है, अब पर्सानिफाइड वर्च्यू, एक पर्सानिफाइड वर्च्यू है, या अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड है। वहां पर एक लाइन आती है ना, बट पेशेंस प्रिवेंट मी, बट पेशेंस प्रिवेंट मी, कहता ना, बट पेशेंस प्रिवेंट मी एंड मर्मर सून रिप्लाइड, प्रिवेंट मी एंड मर्मर सून रिप्लाइज ना, एंड मर्मर सून रिप्लाइज, ये वहां पे लाइन आती है ना। तो कह रहे हैं कि इसमें बताइए पेशेंस कौन है, पेशेंस कौन है इस पोयम में। इनकी बेटी है? नहीं भैया, बेटी नहीं है। कोई डिवाइन फिगर है, गॉड है या इस टाइप का? नहीं, ये भी नहीं है। पर्सानिफाइड वर्चू, बिल्कुल पेशेंस क्या है, पेशेंस को यहाँ पर पर्सानिफाइड किया गया है। पेशेंस ऐसा काम कर रहा है जैसे बट पेशेंस प्रिवेंट मी, लेकिन धैर्य ने मुझे रोक लिया। अब रोकने का काम, जैसे आप जा रहे हैं आपको रोक ले तो कोई जिंदा व्यक्त करेगा। तो यहाँ पेशेंस क्या है, एक वर्च्यू है। क्या है? एक वर्च्यू, एक क्वालिटी होती है ना। धैर्य आपके अंदर क्वालिटी होती है, हमारे अंदर, सबके अंदर धैर्य की एक क्वालिटी होती है, एक वर्च्यू है। इसको पर्सानिफाइड किया गया इंसान की तरह, कि ये क्या किया, उसको रोक लिया ना। तो इसीलिए ये हो गया पर्सानिफाइड वर्च्यू। तो यहाँ पर पेशेंस क्या है, पर्सानिफाइड वर्च्यू है। तो सी इज द राइट आंसर। ए, बी और डी नहीं होगा, सी होगा। पेशेंस क्या है, पेशेंस इज अ पर्सानिफाइड वर्च्यू। ठीक है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करके समझने की कोशिश किया करो, कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन समझ में कब आएगा बच्चों, पता है आपको, जब आपने ध्यान से पोयम को पढ़ा होगा। ठीक, चलें आगे, चलो। अब अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये व्हाट डज मिल्टन फियर इन द पोयम। मिल्टन को पोयम में किस बात का डर है, फियर है? डेथ, मरने से डर रहा है। गोइंग टू हेल, मृत्यु होने के बाद नरक में जाएगा, उससे डर रहा है। नॉट बीइंग एबल टू सर्व गॉड, वो ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा है, इस बात से वो डर रहा है। या पावर्टी, बहुत गरीब है, उससे डर रहा है। तो पोयम में कहीं हमें पावर्टी तो मिली नहीं है, कि नहीं गरीब बहुत है इस वजह से डर रहा है। दूसरी चीज, डेथ, मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है वहां पर जो हमें मिले, उससे डर रहा है। अब जब मरेगा नहीं तो नर्क में जाने जैसा भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। मिल्टन को डर किस बात का है पता है? वो कहता है कि मैं ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। नॉट बीइंग एबल टू सर्व गॉड, व्हाई? बिकॉज कहता है आई एम ब्लाइंड, मैं ब्लाइंड हूं, एंड आई एम नॉट एबल टू यूज, आई एम ब्लाइंड, आई एम नॉट एबल टू यूज द टैलेंट गॉड हैज गिवन मी, जो टैलेंट ईश्वर ने मुझे दिया है उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। टैलेंट क्या? राइटिंग का ना, पोएटिक क्रिएशन का, जो पोएटिक क्रिएशन का टैलेंट है गॉड ने मुझे दिया है, इसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। कहता है क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया हूं ना, तो इसका मतलब मैं ईश्वर की अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो नॉट बीइंग एबल टू सर्व गॉड, यही उसको डर है। तो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं जाऊं ना, लेस्ट रिटर्निंग ही शुड चाइल्ड मी ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांटे, जाऊं वहां तो फटकार लगाए कि मैंने तुम्हें पोएट्री लिखने के लिए कहा था, इतनी अच्छी तुम्हें क्वालिटी दी थी, तुमने क्यों नहीं लिखी ना। तो वही इसको डर है कि जब मैं जाऊंगा अपना ट्रू अकाउंट दूंगा गॉड के सामने, तो कहीं गॉड हमसे ये न पूछ ले कि बेटा तुमको ये टैलेंट दिया था तो तुमने क्या किया इसके साथ ना। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट मैसेज डज द पोयम कन्वे अबाउट डिवाइन सर्विस। करें डिवाइन सर्विस के बारे में इस पोयम में हमें क्या मैसेज मिलता है। ऑप्शन है, ओनली एक्टिव पीपल आर वैल्यूएबल, कहता है केवल जो एक्टिव पीपल है उन्हीं की वैल्यू है। दूसरा, साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन बी सर्विस, साइलेंस और स्टिलनेस से भी सेवा की जा सकती है। क्रिएटिविटी सुपीरियर, क्रिएटिविटी सबसे श्रेष्ठ होती है। ओनली फिजिकल लेबर मैटर्स, केवल फिजिकली जब आप लेबर करते हैं वही मायने रखता है, बाकी मेंटल लेबर कोई मायने नहीं रखता है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या सही होगा बच्चों, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज राइट इन द क्वेश्चन? ओनली एक्टिव पीपल आर वैल्यूएबल, गॉड के लिए कहता है नहीं, गॉड के लिए केवल एक्टिव पीपल नहीं है भाई,
साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन बी सर्विस, बिल्कुल कह रहे हैं शांत होकर के भी ईश्वर की सेवा की जा सकती है। कहता है कि हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ना, जो केवल शांत होकर के खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि ईश्वर कब उन्हें मौका देगा, वो भी ईश्वर की सेवा करेंगे, वो भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं ना। दे आल्सो सर्व हिम बेस्ट हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन कहता है ना कि वे भी उसकी अच्छी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कि जरूरी नहीं है कि ईश्वर की सेवा जो है वो बहुत एक्टिव रह करके पूजा पाठ घंटा बजा करके ही किया जा सके ना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के चक्कर लगा के ही किया जा सके, शांति से भी ईश्वर की सेवा की जा सकती है ना। चलिए, इन वॉट ईयर वॉज ऑन हिज ब्लाइंडनेस लाइकली रिटन, बताओ भैया किस साल ये लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1655, इनके ब्लाइंड होने के 2-3 साल बाद, 3 साल बाद, अराउंड 1655, 1655 के आसपास ये लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। 1652 में ये ब्लाइंड हुए थे ना, एट द एज ऑफ 44 साल के थे तो ये ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद ये 1655 में ये लिखा है, इसीलिए इसको नाम भी क्या दिया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। Next question we have, what poetic technique is used in "Ere half my days in this dark world and wide"? कह रहे हैं "Ere half my days in this world dark and wide" में कौन सी टेक्निक पोएट ने यूज की है? यहां पर एलिटरेशन है, पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है कि हाइपरबोल है? तो अब ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बेटा? तो चारों आपको पहली चीज आना चाहिए, चारों होती क्या है, और इसको जानने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? मेरा जो वीडियो दिया हुआ है मैंने किस पे बनाया है, अगर आपको देखा हो आपने, तो मैंने मीटर, राइम और फिगर ऑफ स्पीच सब पे वीडियो बनाया हुआ है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कुछ तो मान लीजिए अभी हमने जो आपको एमसीक्यूज दिए हैं वो तो हैं ही, ये फिगर ऑफ स्पीच में बहुत लंबा सा वीडियो है, कई वीडियोज हैं, तो आप जाके उसमें पढ़िए। अलिटरेशन भी मैंने पढ़ाया है, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोल भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं। फिर देखिए कि इसमें क्या अप्लाई होगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूं। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो यहां पर आप देख रहे हैं WW रिपीट हो रहा है ना, WW रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या है? अलिटरेशन है। क्या है? अलिटरेशन है। एक साउंड जब बार बार रिपीट होता है नेक्स्ट वर्ड में, एडजेसेंट वर्ड में रिपीट होता है साउंड, तो हम क्या करते हैं उसको वहां पर क्या मानते हैं? अलिटरेशन होता है। तो यहां पर ए हो जाएगा राइट आंसर ना। ए क्या हो जाएगा हमारा? वर्ल्ड एंड वाइड में क्या है? अलिटरेशन है, तो अलिटरेशन यहां पर यूज किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द फ्रेज दैट मर्मर रेफर टू इन द पोयम? कह रहे हैं पोयम में एक मर्मर वर्ड आया है, दैट मर्मर ना, बट पेशेंस प्रिवेंट मी एंड दैट मर्मर सून रिप्लाइड। क्या है ये मर्मर? है क्या? एक्सटर्नल नॉइस है, बाहर से बहुत शोर हो रहा था, उसको पोएट ने मर्मर कहा है। मिल्टन्स इनर कंप्लेंट, मिल्टन की इनर कंप्लेंट है। अ वॉइस फ्रॉम गॉड, गॉड से कोई आवाज आई है, या साउंड ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई आवाज आ रही है। तो पोयम में क्या है ये मर्मर? मर्मर उसकी क्या है? मिल्टन की इनर कंप्लेंट है ना, वो बुदबुदाता है, कहता है कि मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी, हैविंग स्नैच्ड अवे माय आई साइट, गॉड वांट्स मी टू वर्क डे एंड नाइट, ईश्वर चाहता है कि मैं दिन रात उसके लिए काम करूं ना। तो यहाँ पर ये कंप्लेन करता है, तो ये मिल्टन का इनर साउंड है, इनर वॉइस है जो कंप्लेन करता है ईश्वर के लिए। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, ठीक है, समझ में आया? चलो, देन वी हैव द पोम शोज इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिलीजियस फिलॉसफी? कौन सी रिलीजियस फिलॉसफी का जो है इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है इस पोएम पर? कौन सा? हिंदुइज्म का है, कैथोलिज्म का है, प्रोटेस्टेंटिज्म का है, पैगनिज्म का है? तो भैया ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, सिंपल से जान लो, मैंने आपको बताया है कि मिल्टन जो है वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है,
मिल्टन बाय नेचर वॉज अ प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे, तो इनकी पोयम में आप देखेंगे तो प्रोटेस्टेंटिज्म ही दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्टेंटिज्म ही इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। तो हमारा सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा पोएट कह रहा है कि व्हाट डज लाइट सिंबलाइज इन द पोयम, पोयम में लाइट क्या सिंबलाइज करता है? फायर को सिंबलाइज करता है, होप को सिंबलाइज करता है, आई साइट एंड डिवाइन इंस्पिरेशन को सिंबलाइज करता है, या नॉलेज ओनली, केवल नॉलेज को सिंबलाइज करता है? क्या सिंबलाइज करता है बताइए? लाइट क्या सिंबलाइज करता है? फायर नहीं, फायर को तो बिल्कुल सिंबलाइज नहीं करता, होप को भी नहीं करता, नॉलेज ओनली नहीं करता, आई साइट एंड डिवाइन इंस्पिरेशन कहता है ना कि मेरी आंखों की रोशनी उसने छीन ली है, तो लाइट, लाइट मतलब यहां पर आई साइट, कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट वर स्पेंड ना, कहता है व्हेन आई कंसीडर मेरी आंखों की रोशनी इतने जल्दी कैसे समाप्त हो गई। तो यहां पर लाइट का मतलब आई साइट भी हो गया और डिवाइन इंस्पिरेशन, ये दोनों इसकी मीनिंग है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पोम, कह रहे हैं कि कौन सा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का फीचर नहीं है? सटायर नहीं है, रिलीजियस इमेजरी इसमें नहीं है, पर्सनिफिकेशन नहीं है, सिंबोलिज्म नहीं है। तो भैया रिलीजियस इमेजरी तो बहुत है, हमें बाइबल, गॉड, दुनिया भर का जिक्र मिल रहा है। पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन तो आप देखिए पेशेंस को पर्सनिफाइड किया गया, ये सब आपको मिलेगा। सिंबोलिज्म, सिंबल भी बहुत सारे हैं, आप देख ही रहे हैं, सिंबोलिज्म है। सटायर नहीं है इसमें, पोएट ने कहीं भी व्यंग नहीं किया है ना, ये सटायर नहीं है, बल्कि अगर इसका टोन भी हम देखें तो मिलॉन्कलिक है थोड़ा सा, और डिवाइन स्पिरिचुअल है, लेकिन सटायरिक नहीं है, कहीं भी सटायर इसने नहीं किया है। तो ए इज द राइट आंसर। द पोयम जो है वो डिवोशनल पोयम है, रिलीजियस पोयम है, न कि सटायरिकल है ना। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोयम्स अल्टीमेट मैसेज? फाइनली पोयम का मैसेज क्या है? क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट वर्च्यू, क्रिएटिविटी सबसे उच्च क्वालिटी की वर्च्यू होती है। दूसरा, एंगर एट फेट इज जस्टिफाइड, अगर भाग्य के भरोसे हम गुस्सा करते हैं, भाग्य पर गुस्सा करते हैं, तो उसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं। पैसिव फेथ इज पावरफुल, पैसिव फेथ जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ब्लाइंडनेस इज अ पनिशमेंट, ब्लाइंडनेस जो है वो एक पनिशमेंट है। क्या अल्टीमेट मैसेज देता है ये? तो ब्लाइंडनेस इज अ पनिशमेंट, ये तो मैसेज नहीं देता है ना, एक पनिशमेंट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ये भी कोई मैसेज नहीं देता इसमें। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एंगर एट फेट इज जस्टिफाइड, भाग्य पर गुस्सा करना न्यायोचित है, नहीं, ऐसा भी नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है? पैसिव फेथ इज पावरफुल, अगर आप पैसिव फेथ भी किसी में रखते हैं ना तो बहुत पावरफुल होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्टिव फेथ ही पावरफुल हो, पैसिव फेथ बहुत पावरफुल होता है। मतलब आप धैर्य के साथ अपना फेथ बनाए रखें किसी में, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहां पर अल्टीमेट मैसेज देता है पोएट मिल्टन जो है हमारे, वो मैसेज देते हैं, कहते हैं कि भाई कि अगर हम इंतजार करते हैं और ईश्वर की सेवा करने के लिए ना, भी वो भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा होती है। तो इंतजार करना मतलब क्या? पैसिव, पैसिव सर्विस ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, द पोम इज ऑफन कैटेगराइज्ड अंडर, पोम किसके अंडर कैटेगराइज की गई है? पॉलिटिकल पोएट्री है ये, कि नेचर पोएट्री है, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल पोएट्री है, रोमांटिक पोएट्री है? हर कोई अब तक बता लेगा। इतने क्वेश्चन इसमें आपको करा दिए हैं कि ये क्वेश्चन तो आपको गलत ही नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पोएट्री तो हमारा है नहीं, ये आंसर हो गया गलत। नेचर पोएट्री भी हमारा नहीं है, ये भी गलत हो गया। रोमांटिक पोएट्री भी नहीं है। तो कैसी है पोएट्री? अभी आपको बताया कि डिवोशनल है। कैसी है? डिवोशनल है, रिलीजियस है, फिलोसफिकल है ना, फिलोसफिकल है, डिवोशनल है, रिलीजियस है। ठीक है, चलिए
तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, व्हाट काइंड ऑफ पोम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की पोएम है, नरेटिव है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लिरिकल सोनेट है, या बैलेड है। हर कोई इसको बता लेगा, तो फटाफट बताइए क्या है। बिल्कुल सही है, लिरिकल सोनेट है भैया। सोनेट है पहली चीज तो यही है, सोनेट है ना, 14 लाइन की कविता सोनेट। ठीक है, समझ में आया। तो नरेटिव पोएट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग ये सब नहीं है। सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड इन द पोम। कह रहे हैं इस पोम में गॉड का रोल क्या है। पनिशर है गॉड, दंड देने वाला है, कंफर्टर एंड जज है, वॉरियर है, क्रिएटर ऑफ इविल है। तो क्रिएटर ऑफ इविल तो गॉड होता नहीं है ना, क्रिएटर ऑफ इविल। पनिशर है नहीं, ये वॉरियर है नहीं, क्या है, कंफर्टर एंड जज है ना। आपको क्या करता है, कंफर्ट देता है और वो निर्णय करता है कि आपको क्या करना है जीवन में। तो गॉड क्या है, गॉड जो है वो एज अ जज काम करता है और कंफर्टर के रूप में काम करता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिवाइड्स द सोनेट इनटू टू पार्ट्स। कह रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चरल जो है डिवाइस है जो क्या करता है, इस सोनेट को दो पार्ट में बांटता है। बताओ, इटालियन सोनेट या किसी भी सोनेट को दो पार्ट में बांटने के लिए क्या यूज होता है इस सोनेट में, बताओ भैया। पढ़ा चुका हूं सबको। बिल्कुल सही है, वोल्टा यूज होता है ना, रिफ्रेन, क्वाट्रेन और कपलेट नहीं। क्या यूज होता है, वोल्टा यूज होता है ना, जहां से थॉट क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब जैसे हम ऑक्टेव में 8 लाइन में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, किसी कंप्लेन, किसी इशू, किसी प्रॉब्लम पर रहते हैं। यहां से वोल्टा आता है और इसमें चेंज हो जाता है हमारा थॉट। अब यहाँ पर हमारा थॉट इमोशन चेंज होकर के रेजुलेशन की तरफ चला जाता है, तो उसी को कहते हैं वोल्टा। पढ़ाया हुआ भी है, समझाया हुआ भी है भैया, नहीं समझोगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, द सॉनेट्स स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो स्टाइल है उसको बेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन है, अ कन्वर्सेशनल एंड ह्यूमरस, फॉर्मल एंड मेडिटेटिव, सटायरिकल एंड हॉर्स, वायलेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए कि ह्यूमरस नहीं है, ये तो गलत है। वायलेंट भी नहीं है, ये भी गलत है। सटायरिकल भी नहीं, ये भी गलत है। तो कैसा हुआ, बिल्कुल फॉर्मल है और मेडिटेटिव है ना, मतलब आपको विचार करने पर क्या करेगा, मजबूर कर देगा आप जब इसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल फॉर्मल है, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल तरीके से लिखी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और हमारे इस पोएट पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे, ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। द पोएट कंक्लूड्स दैट, पोएट कंक्लूड करता है पोयम में क्या कह करके, कि ही इज कर्स्ड, उसको अभिशाप मिल गया है। गॉड डजेंट केयर अबाउट सर्विस, गॉड सर्विसेज की कोई केयर नहीं करता है। ऑल सर्विस इज वैल्यूएबल टू गॉड, कोई भी सेवा हो सब गॉड के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ब्लाइंडनेस हैज नो मीनिंग, कहां पर एंड करता है वो, तो ब्लाइंडनेस हैज नो मीनिंग तो बिल्कुल नहीं है, कर्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। और गॉड ऐसा नहीं है कि सर्विसेज की केयर नहीं करता, वो हर एक काम को देखता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो ऑल सर्विस इज वैल्यूएबल टू गॉड, कोई भी सेवा हो ईश्वर के लिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर की निगाह में सारे कार्य के वैल्यू है, सारे कार्य की अपनी वैल्यू है। ऑल सर्विस इज वैल्यूएबल टू गॉड, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ईश्वर की सेवा जो है उसके लिए किसी भी प्रकार की सेवा वो वैल्यूएबल मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 30 क्वेश्चंस टोटल थे जो कि हमने आपको सोनेट पर बेस्ड बनाए थे, और बाकी हमने 40 क्वेश्चन आपको पोएट की बायोग्राफी और उनकी लाइफ स्केच और उनके वर्क्स पर हमने बनाए थे।
तो टोटल लगभग आपके हो गए 70 क्वेश्चंस। तो 70 क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। इन 70 क्वेश्चन को आप 2-3 बार देख करके अगर आपने इसमें से 60 क्वेश्चन के आसपास तैयार कर लिए तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम में 100 में से 75 आएगा करने के लिए। अगर आप सारे राइटर को इसी तरीके से तैयार करते हैं, 2-3 बार देखिए जैसा मैंने बताया शुरुआत में, तो निश्चित रूप से आप 75 में से 65-70 तक आराम से सही कर लेंगे। इतने क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको बार बार रिवाइज करके पढ़िए ना। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अभी से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अभी टाइम है लगभग 1 महीने का, हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। कल हम आपको एक नए पोएट को लेकर के आएंगे आपके सामने, अलेक्जेंडर पोप साहब को, और उनका जो इपिस्टल है ना, एसे ऑन मैन का जो इपिस्टल 2 आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसकी लाइंस पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, अलेक्जेंडर पोप के लाइफ एंड वर्क्स पर लेके आएंगे। तो टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। कोई कंफ्यूजन होता है बच्चों पूछा करिए, कमेंट किया करिए, और थोड़ा सा एग्जाम को लेकर सीरियस हो जाइए। ऐसी लापरवाही ना करिए कि आपको एग्जाम में भारी पड़ जाए ना। ठीक है, तो चलिए, सी यू अगेन टुमारो। कल मिलेंगे फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।